जय हिंद। आज हमारे बीच हैं कैप्टन रत्नाकर मिश्रा जी। ये सिप की जीवन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। भटनी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख की हम तैयारी करें और अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होकर उसकी समस्याओं का निराकरण करें। तो आइए बिना किसी देरी के इनसे डायरेक्ट सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो समुद्री जीवन होता है वो एक अलग दुनिया है और मौजूदा समय में आप एक राजनीतिक जीवन का शुरुआत कर चुके हैं। तो उस जीवन से इस शुरुआत की कुछ जर्नी बताइएगा। देखिए, मर्चेंट ने भी मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं था, वो एक अनुशासन, आत्मनिर्भरता और एक कार्यकुशलता की पाठशाला थी। मर्चेंट नेवी में काम करते हुए हम कई जगहों पे गए, बहुत सारे देश का भ्रमण किए। जहाँ किसी जगह पे हमको बहुत अच्छे बंदरगाह मिले, जहाँ किसी जगह पे हमको बहुत अच्छी अनुशासन वहाँ देखने को मिला। कहीं आम जनता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वो सब देखते हुए हमको लगा कि अब युवाओं को राजनीति दूर से देखने का नहीं, फील्ड भागीदारी लेने का बिल्कुल क्या समय है। तो जैसे कैप्टन रत्नाकर मिश्रा, तो ये नाम के आगे कैप्टन लगा हुआ है। तो आपने कहा कि मैं शिप में बहुत अलग अलग जगहों पर मैं घूमा, काफ़ी बंदरगाहों को देखा। तो अब तक कितने कंट्री का ट्रैवल कर चुके हैं और कैप्टन का क्या राज है, ये हमें बताइए पहले। अब तक लगभग हम 60 देशों का भ्रमण कर चुके हैं जी। और हम कभी एक बहुत ही शुरुआत जो निचले पायदान से होता है मर्चेंट नेवी का, जिसको आज मतलब सीमैन, एक्चुअली ओएस उसको बोलते हैं, सीमैन बोलते हैं। हम उस निचले पायदान से अपनी यात्रा शुरू किए थे मर्चेंट नेवी का। और जहाज का जो सबसे हाई रैंक होता है कैप्टन, हाँ बिल्कुल। तो हम वहाँ तक पहुँचे। तो मतलब होता है ना सर कि क्या है कि कैप्टन के लेवल तक पहुंचने के बाद व्यक्ति के पास बहुत सारी सामर्थ्यता आ जाती है और वो मतलब कहा जाता है कि शिप के जीवन से जो एक बार उस लेवल तक पहुंच जाए और उसके बाद वो दुनियादारी से नाता तोड़ देता है और उसी में खो जाता है। और पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा है और ऊपर से मैंने सुना कि आपका खुद का कारोबार भी है, शिप भी खुद का है। तो राजनीति क्यों चुनने आप उसके बाद सब छोड़ छाड़ के? ये मर्चेंट में सही बात है कि बहुत सारा उसमें पैसा है, सैलरी है और मेरा खुद का भी बिजनेस है जिसमें हम अपने क्षेत्र के मेरे बहुत सारे युवा नौजवान जिनको मैं अपने शिप पे रखा हूँ, जो कार्यरत भी हैं अभी। अच्छा, अपने क्षेत्र से? जी। और राजनीति में आने का ये था कि एक बदलाव की सोच थी। अपने यहाँ एक विकास की जो रफ्तार है, थोड़ा सा उसमें बदलाव आना चाहिए। एक युवा जोश जो है, युवा सोच के साथ आगे बढ़े, अपना क्षेत्र तरक्की करे, यही सोच थी और यही सोच को लेके मैं राजनीति। जैसे कि आपने कहा युवा, राजनीति में युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ करके होनी चाहिए। तो आप भी एक युवा हैं, आपका कौन सा विज़न है और कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी है जिस पर आप काम करेंगे जिससे भारी मात्रा में आपके साथ युवा जुड़े? देखिए, भटनी की जो युवा हैं वही मेरी असली ताकत है। और मेरी इच्छा ये है, लक्ष्य ये है कि भटनी के युवा आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वासी बने। जहाँ बेरोजगारी जो इतनी ज़्यादा है अपने क्षेत्र में, उनको बेरोजगार ना घूमना पड़े दर बदर। कहीं बेरोजगारी की वजह से अपने क्षेत्र के बहुत सारे युवा हैं जो दिल्ली, मुंबई, कहाँ लोग भटक रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ हो जो अपने ही क्षेत्र में रह के उनको रोजगार मिल सके। जैसे भटनी में हमने देखा है कि जगह जगह आपकी होल्डिंग लगी हुई है कैप्टन रत्नाकर मिश्रा के नाम से। तो ब्लॉक प्रमुख बनने की ही चाह क्यों? सबसे बड़ा जनसेवक बन के हम शायद उतना न कर सकें जनता के लिए जितना सत्ता में रह के किया जा सकता है, इसीलिए ब्लॉक प्रमुख की चाह है। जी। तो इसके लिए आपने कौन कौन से धरातल पर स्ट्रेटजी अपनाई है और क्या क्या अब तक आप कर चुके हैं क्षेत्र में? अभी तो जो भी हमसे मतलब अमूमन जैसे हमने देखा था, इसके पहले कभी अपने क्षेत्र में कभी तिरंगा यात्रा नहीं निकला था। जो पिछले साल पहली बार भटनी क्षेत्र में तिरंगा यात्रा जो हम निकाले, काफ़ी युवाओं का बहुत बड़ा जमावड़ा था, बहुत संख्या में युवा उसमें थे। उसके बाद 2 साल से लगातार जो हम
अपने यहाँ भटनी में जलपा माता के स्थान पे लगातार गंगा आरती कराते चले आ रहे हैं, जो कभी इधर शायद पहली बार ही हुआ था। मतलब उन सामाजिक बदलाव को आप धरातल पर उतार रहे हैं जो अन्य जगहों पर हो रहा है जी और अपने यहाँ भी शायद उससे अछूता रह गया है। जी। तो ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। एक और सवाल है मेरे मन में इससे जुड़ा हुआ, जैसे कि आप जनसंपर्क करते होंगे, तो एक आम व्यक्ति जो है आपसे कौन सी सबसे बड़ी उम्मीद लगाता है? ये आम जनता का उम्मीद है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनका जो प्रतिनिधि है जी, वो उनके साथ रहे, उनके बीच में रहे, सीधा संवाद करें। सीधा संवाद करे, और जो आम जनता है उसको सम्मान मिलना चाहिए, उनके बीच में रहे। बस यही जनता का है, जो उनका हक है उनको हक मिले। मतलब उनके कार्यों पर जो भी उनकी इच्छाएं हैं और जो उनकी मूलभूत आवश्यक चीज़ें उनको हम पूरा करें। बिल्कुल, यही आम जनता का, यही उसकी इच्छा होती है, तो यही उम्मीद आपसे भी। और यही उम्मीद हमसे, और हम उसके लिए हमेशा जैसे तैयार कुछ युवा नहीं मिलते हैं कि एक होता है कि आप तो सिप में हैं, बड़े लेवल पर हैं, तो एक रोजगार के दृष्टिकोण से भी आपसे जुड़ते होंगे लोग, तो उस चैलेंजेस को, चूँकि देखिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है, हर युवा को आप जॉब दिला दें ये भी संभव नहीं है, ये सच्चाई है बहुत बड़ी। लेकिन आप एक बड़े पैमाना पे अगर युवाओं को रोजगार के अवसरों से अगर जोड़ देते हैं तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, गांव जो क्षेत्र का विकास है, इसमें जो अपने क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए छोटा रोजगार किसी भी तरह का, मतलब जो सरकार के नियमों के अनुसार जो हो रहा है ठीक है, लेकिन उसमें डायरेक्ट युवाओं को जोड़ने के लिए छोटा छोटा रोजगार होना चाहिए। गांव में भी कुछ कंपनी छोटी सी इसमें होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। बाकी जहाँ तक हमसे बन पड़ा है, बहुत सारे युवाओं को अपने क्षेत्र से जो उस लायक थे या जो मतलब बहुत ही दबे कुचले थे, शायद उस नहीं कुछ कर सकते थे, उनको हम अपने शिप पे लेके उनको जॉब दिए और वो भी ठीक ठाक है काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आप एक कैप्टन हैं, शिप की जीवन और सामान्य जीवन जैसे हम लोग जीते हैं, इसमें कौन कौन सी सबसे बड़ी बड़ी डिफ्रेंसिएशन है? जैसे कि वहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस को झेलने पड़ते हैं और यहाँ पे नहीं होता है? ये शिप का जो जीवन है ना, एक संघर्ष से भरा जीवन है वो, और एक अनुशासन सिखाता है वो, कैसे हम अनुशासन में रह सकते हैं। अगर हमको 8 बजे का ब्रेकफास्ट करना है तो 8 बजे का मतलब 8 बजे होता है, जबकि अगर हम अपने घर पे हैं तो हम फ्री हैं। समुद्र का यह है कि अभी जैसे फ़िलहाल आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज पूरे भारतवर्ष से पूरी दुनिया में कहिए, आज लोगों को लग रहा है कि ये मर्चेंट नेवी की जो वैल्यू है आज समझ में आ रही है कि बिल्कुल एक शिप कैसे निकल के आ रहा है हॉर्मुज़ से, कितने अपने जान को जोखिम में डाल के वो सेलर्स लेके शिप को पहुंच रहे हैं। आज पूरे भारत की निगाहें, जो जैसे 2 शिप अभी आया है हॉर्मुज़ से निकल के, तो आज पूरे भारत की निगाहें उन सीमैनों की तरफ है जो उस शिप को लेके उस रिस्क भरे एरिया से लेके आ रहा है। नेवी के जो सोल्जर्स हैं, जैसे कि इंडियन नेवी हो गया, उनको एक अलग निगाह से देखा जाता है, जैसे कि सम्मानित नज़र से, और जो मर्चेंट नेवी के भी होते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं देश के लिए सेवाएं कर रहे हैं। एक समुद्र में एक शिप है और सोचिए कि पूरी दुनिया ही उसमें है एक व्यक्ति की। बिल्कुल, कल को अगर शिप किसी कारणवश पानी में डूब जाता है, ये जो डर है ये हर एक क्रू मेंबर के मन में बैठा होगा। तो इस चैलेंजेस को कैसे झेल पाता है कोई, हम ये जानना चाहते हैं। जब कोई क्रू शिप ज्वाइन करता है ना, तो ये सोच के चलता है कि समुद्र ही सब कुछ है मेरा, और कहते हैं ना कि अगर किस्मत सही रही तो डूबते को समुद्र उछाल के फिर ऊपर ला देता है। तो ये तो मान के चलिए कि आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीमेन उनका हार्ट, हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं उन लोगों को भी। जैसे वही तो अभी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे, जो शिप हॉर्मुज़ पार करके आया। सोचिए जहाँ पे हमेशा मिसाइल का डर बना हो, जहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता है, जबकि उस शिप को वहाँ से निकलने से पहले ही ऑलरेडी 2-3 शिप पे अटैक हो चुका था, जिसमें हमारे मित्र हैं भी थे वो कैप्टन आशीष कुमार, जो
एक्सपायर हो गए उसी अटैक में। अच्छा। तो एक डर सा बना रहता है उस क्रू मेंबर पे हमेशा। कभी समुद्री लहरों से तो कभी दुश्मन के कभी हाँ कभी नज़रों से। कभी पायरेसी का डर बना रहता है, जैसे सोमालिया वगैरह में पहले होता था, अभी तो थोड़ा सामान्य है। मतलब शिप पर चोरी भी होता है क्या? बिल्कुल, कई बार शिप को हाईजैक कर लिया जाता है। लुटेरे को द्वारा? लुटेरे, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, आपने नाम सुना होगा कभी कभी, तो शिप को मतलब हाईजैक। उन लोगों का क्या होता है कि किस तरह से वो लोग लूटने की कोशिश करते हैं? उनका जैसे मकसद ही, चूंकि गरीब होते हैं लोग, तो उनकी जीविका ऐसे चलती है। तो बहुत सारा, जैसे अभी आप सोमालिया हुआ, रेड सी वगैरह की तरफ आप जब जाते हैं, ये यमन वगैरह के पास, तो अभी तो कम है, पहले वहाँ पे समुद्री लुटेरे बहुत हुआ करते थे। तो छोटी बोट से आए, अपना गन लगाए लोग, और फिर रोप वगैरह फेंक के, रस्सी वगैरह से ये लोग शिप पे ऑन बोर्ड है। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ गया इसको देख करके, जैसे कि मान के चलिए कि लूटने के लिए लुटेरे आ गए, बिल्कुल। तो गन लेकर के आ गए, सारी चीज़ें, तो क्या आप लोगों को ये परमिशन होता है कि उन लोगों के साथ डिफेंस कर सके, लड़ सके उन लोगों को भी? हम लोग को गन नहीं मिलता है शिप पे, किसी को गन नहीं मिलता है। लेकिन अगर एरिया अगर उधर रिस्की है तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं और उनको पूरी परमिशन होती है। हाँ, वो तो होगी, जाहिर सी बात है जी। तो शिप के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और वैसे भी वार शिप जो है अधिकतर से अपने यहाँ इंडियन नेवी हुआ, तो इंडियन नेवी के शिप भी बहुत सारे उधर मतलब प्रोटेक्शन के लिए सराउंडिंग एरिया में रहते हाँ रहेंगे लोग। कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, उनको कॉल कर सकते हैं, वो लोग हेल्प के लिए आते हैं। जैसे कि एक और भाव मेरे मन में आ गया, समुद्र की जो जीवन होती है, जैसे कि कोई व्यक्ति निराश हो जाए, काफ़ी समय से शिप में रह रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक निराशा का भावना आ गया कि यार मुझे अब घर जाना है, नहीं ठीक लग रहा है, तो उस निराशा को झेलना कितना कठिन होता है? क्या आपने कभी ऐसा फील किया? बिल्कुल, कई बार किया है हम भी। लेकिन एक अंदर एक नया उत्साह रहता है कि अब हमको एक नया देश घूमने को मिलेगा, एक नया पोर्ट देखने को मिलेगा, एक नई जगह पर जा रहा है, एक नई जगह पे जा रहा है, एक कुछ नए लोगों से मिलेंगे, तो अंदर से एक उत्साह रहता है। तो थोड़ा सा वो जो निराशा होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। एक संभावनात्मक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कल को आप ब्लॉक प्रमुख बन जा रहे हैं, तो आपका विज़न और स्ट्रेटजी क्या रहेगा क्षेत्र के लिए, जिससे आप काम कर सके और क्षेत्र की प्रोग्रेस डेवलपमेंट पर आप बेहतर काम कर सके? देखिए, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो मेरी सोच समस्या गिनाने में नहीं, उसका समाधान करने में है। मैं वादे में भरोसा नहीं करता, मैं योजना बना के उसको कार्य करने में विश्वास रखता हूँ। तो कुछ विज़न तो होना चाहिए ना, कि जैसे कि आपके मन में ये कि यहाँ पर ये हो, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे और काफ़ी अच्छे लेवल से आए हुए हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कर मन में ये होता है कि हम ये चीज़ करेंगे अगर ये हो जाएगा तो। एक व्यक्ति बहुत सपना देखता है कि भाई अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम ये करेंगे, उस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, काम करता है। बिल्कुल। अभी जो फिलहाल देख रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास की जो रफ्तार है बहुत धीमी है। और शायद इसकी वजह यह है कि युवा यहाँ से पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहा है। तो सबसे पहले इन युवाओं को यहाँ पे रोज़गार मिल सके, जिससे अगर किसान हो गए, गरीब हो गए, तो गरीबों का हक उनको मिले, किसानों को उनका हक मिले, कर्ज ना लेना पड़े। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ज़रूरत की चीज़ें, जिससे हम धीरे धीरे इसका बदलाव कर सकते हैं, डेवलप करके आप शायद कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे युवा, प्रतिभाशाली युवा हैं जो जिनको शायद मौका नहीं मिल रहा है, ताकि वो किसी खेल के माध्यम से या खेल के माध्यम से बहुत सारे बंदे हैं जो लड़के हैं युवा अपने क्षेत्र के, जो उनके लिए कोई सपोर्टिव नहीं होता, बहुत सपोर्टिव नहीं होता, बात बोल रहे हैं जी। तो उनके लिए कम से कम हम लोग कुछ कर सकें, ताकि वो आगे चल के इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, उनको खेल में मौका मिले। क्या पता कौन ईशान किशन बन जाए, कोई नहीं जानता, वैभव सूर्यवंशी बन जाए। अगर उनको मौका मिले तो जरूर बनेंगे, वो प्रतिभा है अपने क्षेत्र के युवाओं में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत तो होती है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यक चीज़ें जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और अमूमन बाकी चीज़ें जो हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले प्रायोरिटी स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा। स्वास्थ्य के लिए जैसे अभी अपने यहाँ जो भी
हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे उसमें डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है नहीं है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जा रहे हैं तो आपका समुचित इलाज हो पा रहा है कि हो नहीं पा रहा है कि नहीं, तो दवा आपको मिल पा रहा है कि नहीं समय से। ऐसा तो नहीं कि हम गए और इलाज के लिए फिर दवा के लिए हम बाहर घूम रहे हैं, डॉक्टर है नहीं, मरीज अंदर परेशान है। तो ये सब चीज़ है जिस पे थोड़ा सा ज़्यादा उस पर फोकस करके और उसको थोड़ा डेवलप किया जा सकता है। और शिक्षा के जो अपने से अच्छे अच्छे जो भी स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो काफ़ी अच्छे स्कूल भी हैं, उनको थोड़ा बेहतर तरीके से, और भी जो उससे जो गांव में से प्राथमिक विद्यालय आप कह लीजिए, उन पे भी यही लगभग समस्या है कि टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई बेहतर हो रही है कि नहीं, इसका मतलब ओवरऑल गाइडेंस एक जनप्रतिनिधि का एक दायित्व भी बनता है कि वो चीज़ों का अवलोकन करे, निरीक्षण करे कि हमारे क्षेत्राधीन जो व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं, उनका संचालन बेहतर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक विजन है आपका। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपके नज़र में भटनी ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या जो आपके नज़र में है वो बताइए। भटनी ब्लॉक में से देखिए तो समस्या तो बहुत सारी है। अभी मूल रूप से अपने यहाँ जो अभी आपने इसका पहले बोला, स्वास्थ्य है सबसे बड़ी समस्या जो है, क्योंकि हमको जहाँ तक हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। उसको बेहतर करना चाहेंगे, उसको बेहतर करना चाहिए। शिक्षा के लिए अपने भटनी क्षेत्र में थोड़ा सा और ज़्यादा उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यक चीज़ों पर। तो आपने देखा कैप्टन रत्नाकर मिश्रा जी को। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी चर्चाएं आपको पसंद आई होंगी। हमारे चैनल से, हमारे पेज से, जहां भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।